लग चुकी है तलब मंजिलों की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जो कि है टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। जहाँ आवश्यकता होगी उसकी व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप पेपर और पेन जरूर लेके बैठें, जिससे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार के सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग पाए जाते हैं भूमध्य सागर में, लाल सागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो सबसे व्यस्त जलमार्ग है वह है उत्तरी अटलांटिक सागर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ देखते हैं स्थानांतरणशील कृषि दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है। तो चीना जो कृषि है यह कहाँ पे होता है? चीना होता है श्रीलंका में। चीना, श्रीलंका ये अलग अलग भी दे सकता है। नगासू होता है सूडान में। रोका होता है आपका ब्राज़ील में। और हुमा होता है आपका इंडोनेशिया में। तो ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2। इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्राज़ील में कहवा के बाग कहलाते हैं? कहवा बाग, फेजेंडा, सेल्वास या फिर पंपास। तो आपको पता है सेल्वास घास के मैदान है, पंपास भी घास का मैदान है। कहवा बाग होगा नहीं, क्या होगा? ये होगा फेजेंडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास कॉमन सेंस है और आपने पढ़ रखा है तब भी आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ब्राज़ील में कहवा की कृषि साओ पोलो, पराना, एस्पिरिटो, सेंटो एवं मिनारा जेरस राज्य में की जाती हैं। यहाँ काफ़ी के बड़े बड़े बाग हैं जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है? अफ्रीकी अंतर्द्वीपीय रेलवे, ऑस्ट्रेलियन अंतर्द्वीपीय रेलवे, कनाडियन पैसिफिक रेलवे या फिर ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रांस साइबेरियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया गया है परियोजना और एक तरफ दिया गया है अवस्थिति। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ दिया गया, इस तरफ दिया गया परियोजना, इस तरफ दिया गया अवस्थिति। उसकी स्थिति किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना ये किस नदी पे है? ये सतलज नदी पे है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पे है। हीराकुंड आपका है महानदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। और नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर है। यानी कि ए का 4, बी का जो है ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 किस में दिया गया है? बी में दिया गया है, और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप रट लीजिएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल। तो जो अग्रणी राज्य है वो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे आता है। इसके बाद आता है राजस्थान, थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ये टॉप 3 राज्य हैं सोयाबीन के उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर असम। तो यह है आपका कर्नाटक। सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले पे कर्नाटक है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे असम, चौथे पश्चिम बंगाल और पाँचवें पे झारखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? आपको बताना है। कोयले के संचित भंडार के क्रम में कौन सा सबसे पहले पे है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो जो सही जो क्रम है वो है आपका झारखंड, फिर उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया है लॉ एक्स और एक तरफ दिया है राज्य। इस तरफ राज्य हैं और इस तरफ लॉ एक्स क्षेत्र हैं। बादाम पहाड़ कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। डल्ली यानी कि राजहरा डल्ली जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। कुंद्रेमुख कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और नवा मंडी जहाँ पे झारखंड में है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए बिल्कुल करेक्ट है। पीछे देखिए बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ का मतलब नहीं समझिएगा बादामों का पहाड़ होगा, ये एक लौह अयस्क क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। तो किसकी दर्ज की गई थी? यह नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि है वो नकारात्मक दर्ज की गई थी, बाकी सभी में वृद्धि हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित विद्वानों में
कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था, ये नहीं था पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ईसी सैम्पुल, फ्रेडरिक रेडजेल, कार्ल रिटर, एल फेब्रे। तो कौन था जो समर्थक नहीं था, वो था एल फेब्रे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव किसने रखी थी, हम्बोल्ट एवं रिटर, कांट एवं वॉरेनियस, हैरिंगटन एवं डेविस, या फिर हम्बोल्ट एवं डेविस ने। तो किसने रखी थी, यह रखी थी आपके हम्बोल्ट एवं रिटर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, C.W. क्रिस्टालर, कार्ल ओ सावर, ई हटिंगटन, या फिर विडाल डिला ब्लास। तो किसने किया था संभववाद की संकल्पना जो प्रतिपादित किया था, वह किया था वाइडल डिला ब्लास ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका संभववाद की जो विचारधारा का जन्म और विकास कहाँ हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था। इनके जन्मदाता वाइडल डिला ब्लास हैं। संभववाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो क्या कहता है, ला फेब्रे ने। यदि पूछा है कि इसकी संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, तो ब्लास ने की थी। और जो सबसे पहली बार जो शब्द प्रयोग किया था वो किया था ला फेब्रे ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कोई एक जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का प्रतिफल है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रोबजल, या फिर प्रजननता का मर्त्यता। तो क्या है, क्या प्रतिफल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी प्रजननता का मर्त्यंता। क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडवर्ड वेस्ट, एडविन कैनन, सर वाल्टर रैले, या फिर हेनरी जॉर्ज। तो ये कौन प्रतिपादक थे, ये थे एडविन कैनन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह एडविन कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत अभिप्राय क्या है, उस आदर्श मात्रा से है जो किसी देश काल में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जननांगिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था को चित्रांकित करती है, निम्न जन्म दर उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर ह्रासमान मृत्यु दर, या फिर निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर। तो कौन सी प्रदर्शित करती है, ये करती है उच्च जन्म दर और ह्रासमान मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है, तारा आकृति, रेखीय, गोलाकार, या फिर आयताकार। तो आकृति का जो निर्माण होता है अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर मुख्यतः तारा आकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत, व्यवसायिक गतिविधि केंद्र की ओर अभिमुख होती हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूची दोस्त फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया गया उपनाम ग्रहों के और एक तरफ दिया गया ग्रह। ठीक है, तो हरा तारा किस ग्रह को कहते हैं, छल्लेदार ग्रह किसको कहते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, प्रातः या संध्या का तारा किस ग्रह को कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सबसे पहले उसको मिलाना है जो सबसे पहले आपको आता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमको लगता है कि 95% लोग जानते होंगे संध्या और प्रातः का तारा किसे कहते हैं, तो यह बोलते हैं शुक्र को। उसके बाद होता है लाल ग्रह, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लाल ग्रह किसको कहते हैं, ये कहते हैं मंगल को। और फिर छल्लेदार ग्रह किसको कहते हैं, ये कहते हैं शनि को। और फिर हरा तारा किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं अरुण को। तो ये हमको लगता है सभी लोग जानते होंगे। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड के आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है, 100 से 200 अरब, 250 से 300 अरब, 300 से 350 अरब, या फिर 350 से 400 अरब। तो कितनी है, यह है 100 से 200 अरब के बीच में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइसोनोमल्स शब्दावली का तात्पर्य क्या है, समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान वायुदाब विषमता को मिलाने वाली रेखा, समान वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, या फिर समान सापेक्ष आर्द्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जिसके साथ तात्पर्य क्या है, यह है आपका समान तापीय विषमता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और भी कुछ शब्दावली इसको देख लीजिए। आइसो हाइट क्या होता है, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसो हायट वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसो हायट और आइसो हाइट में अंतर है। आइसो ह्यूम क्या है, समान आर्द्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है।
यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समायांतर क्या हो जाएगा। जब भी 90 डिग्री का अंतर होगा तो क्या होता है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा 90 × 4 यानी कि 360 मिनट। तो 360 मिनट का मतलब क्या होगा, 6 घंटा। 360 को आप 60 से भाग करेंगे ये आएगा 6 घंटा। ठीक है, 6 36 होता है 6 घंटे। यानी कि जब भी दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर होता है तो वहाँ अंतर कितने का होता है, वो होता है अंतर 6 घंटे का अंतर होता है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है, विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या फिर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। डी ऑप्शन सही है। किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तारित है, जैविक निक्षेप, स्थलजात निक्षेप, ज्वालामुखी निक्षेप या फिर उल्का निक्षेप। तो क्या है, यह जो है आपका है जैविक निक्षेप। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महासागरीय तली पर सर्वाधिक मात्रा कुल सागरीय जमाओं का 55% जैविक निक्षेपों का पाया जाता है। अवसादों के प्रकार कुल सागरीय जमाओं का प्रतिशत भाग देख लेते हैं। भूमिजात 45%, जैविक 55%, जल जनित 1% या फिर ब्रह्मांडली 0%। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में धारा में कौन गर्म धारा है, पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा या फिर क्यूराइल धारा। तो गर्म धारा पूछा गया है, कौन सा है, यह है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा गर्म है, बाकी सब क्या है, ठंडी है। किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के मध्य तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, ताप असंगति, ताप व्युत्क्रम, ताप प्रवणता या फिर ताप वृद्धि। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताप असंगति। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तापमान में रुद्र परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है वर्षण के बाद तापमान में गिरावट, संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही या अवरोही वायु का तापन और शीतलन, आरोही पवन का तापन, अवरोही पवन का शीतलन। तो क्या है, यह है आपका संपीड़न और विस्तार के माध्यम से आरोही या अवरोही वायु तापन और शीतलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर अधिकतम तापमान इनमें से किसके आसपास दर्ज किया गया है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो कहाँ दर्ज किया गया है, कर्क रेखा पर दर्ज किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो होता है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत होती हैं, लेकिन यहाँ पर तापमान अधिकतम नहीं होता, बल्कि अधिकतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जुलाई में अंकित किया जाता है, क्योंकि प्रवेशी सौर्य विकिरण के बड़े भाग का निम्न अक्षांश में भूमध्य रेखीय क्षेत्र यानी कि बादलों का प्रत्यावर्तन तथा वाष्पीकरण द्वारा क्षय हो जाता है, जबकि अयनवर्ती क्षेत्र में खुले आकाश के कारण प्रवेशी सौर्य विकिरण का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कर्क रेखा पर तापमान अधिकतम होता है। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तकनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हैरी हेस, हालम, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन या फिर हर्ट्जल ने। तो किसने किया है, यह किया आपके डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब किया था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी रासायनिक अपचय से संबंधित नहीं है, हाइड्रेशन या जलयोजन, एक्सोफोलिएशन या अपपत्रण, कार्बोनेशन या कार्बनीकरण, ऑक्सीडेशन या उपचयन। कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा आपका एक्सफोलिएशन या अपपत्रण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है, यूगोस्लाविया, फ्रांस, मैक्सिको या फिर चीन में। तो कहाँ मिलता है, यह मिलता है आपका यूगोस्लाविया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। चुने युक्त प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से निर्मित अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृत करते हैं। निम्न में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं हुआ है, सर्क, नूनाटक, हार्न या फिर ड्रमलिन। तो किसका नहीं हुआ है, ड्रमलिन का हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्याला तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य ढाल वाले मैदान को कहते हैं ज्यूजेन, अर्ग, बजादा या फिर रेग। तो इसको क्या बोलते हैं, बजादा बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, हजारीबाग,
बालाघाट, सोनभद्र या फिर कोटा? तो कौन सा प्रसिद्ध है? बी, बालाघाट प्रसिद्ध है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। यदि आपने अभी तक प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा टीजीटी पीजीटी के लिए, वहाँ से आप फॉलो करके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यदि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप श्योर है कि आप सबसे आगे रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते हैं और एक जरूरी बात, पढ़ाई जरूर करते रहें। धन्यवाद। देखते हैं पहला क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी, बी.एस. वाकड़कर, एच.डी. संकालिया या फिर व्हीलर ने? तो नौदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. संकालिया ने। और यह स्थित कहाँ पे, ये भी आपको बताना है। तो यह है मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट स्थित है। और एच.डी. जो संकालिया थे ये दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा या फिर ब्रह्मगिरी? तो यह संबंधित है संगनकल्लू से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। ये कहाँ पे? ये कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है संगनकल्लू। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ सकता है कि संगनकल्लू किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक के बेलारी जिले में है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अधिकांशतः मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये लोग दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की तरफ। ये मान लीजिए ये अगर उत्तर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर इनका सर होता था और इधर इनका पैर होता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर? तो मानव समाज जो है किस पर आश्रित होता है? ये होता है अर्थ संस्कृति पर। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। मानव समाज जो है अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण विलक्षण होता है, जिसके सांचे में ढलकर वह अपने विभिन्न दायित्वों का सम्यक निर्वहन करता है। यानी कि संस्कृति के ढांचे में ढलकर वह अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रहृदयों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? जे.एच. मैके, जॉन मार्शल, व्हीलर या फिर ऑरेल स्टाइन ने? तो यह दिया था H.J. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहृदय या फिर सुरकोटडा? बताना है। ऑप्शन 1, 2, 2 एवं 3, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3, 4 इसमें से कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो ये जो है 2 और 3 स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि मोहनजोदड़ो और चंद्रहृदय। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद? वैदिक संहिताएं, तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, उसके बाद फिर उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या फिर झेलम? तो यह कि किसके रूप में की जाती है? अस्किनी। अस्किनी जो है ये प्राचीन नाम है और आधुनिक किस नदी के नाम से इसको जाना था? तो इसको जाना था अस्किनी के नाम, सॉरी चेनाब के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आपको बताना है कि ब्यास, रावी और झेलम को किस नाम से जाना जाता था। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। परसुड़ी को, इसको रावी को बोलते थे परसुड़ी, इसको बोलते थे परसुड़ी, और झेलम को बितस्ता, अब ब्यास को आपको बताना है कि ब्यास को किस नाम से जाना जाता था। ब्यास आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल या फिर मत्स्य, सूरसेन? तो किसको समझाता था? ऑप्शन नंबर ए अंग और मगध को आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण? तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत
बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद, उपाली, महाकश्यप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी को भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर आजीवकों का? तो ये किसका था? ये था जो है आपके जैन धर्म का, यानी कि आप यापनी जो एक संप्रदाय है ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भागवत सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यौधेय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डायमेकस या फिर अरिस्टोबुलस? तो सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? तो ये जो है डायमेकस नहीं आया था, बाकी नियार्कस भी आया था, आनेसिक्रिटस भी आया था और अरिस्टोबुलस भी आया था। अगला प्रश्न है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? यानी कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किसने जीत लिया था पहली बार? बिंदुसार, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसको जो जीता था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चोल शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था? पोन वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या फिर संवत्सर वारियम? तो कौन था ये? ये था टोट्ट वारियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। उद्यान प्रशासन टोट्ट वारियम, वार्षिक समिति संवत्सर वारियम और तालाब समिति एरी वारियम से संबंधित था। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित था? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार? तो ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, इसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। और जो ये अवस्थित था ये था बिहार में। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन या फिर विजय सेन? तो ये किसको प्राप्त है? ये लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लक्ष्मण सेन ने 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे। इनके द्वारा ही नया संवत चलाया गया, जिसे भी लक्ष्मण संवत के नाम से जानते हैं। गौडवह के रचयिता कौन है? हरिसेन, आर्यभट्ट, वाक्यपति या फिर बाणभट्ट? तो कौन रचयिता हैं? ये हैं वाक्यपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज, जयानक या फिर नयनचंद सूरी? तो ये कौन है? ये हैं जो इसके लेखक हैं वो हैं जयानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन ने? तो किसने कराया था? ये कराया था धर्मपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की? 1685, 1686, 87 या फिर 1684 में? कब की थी? ये की थी 1686 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्यास, सूबा या फिर सरकार? तो जानते थे इसको सरकार के नाम से। डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? वर्नियर, करेरी, मनुची या फिर ट्रेवरनियर? तो यह नियुक्त किया गया था मनुची को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में किया गया था ये भी आपको बताना है। तो ये 1653 से 1708 जो एक इतावली यात्री था, इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया, लेकिन दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। ठीक है, पहले ये तोपची का काम किया, उसके बाद इसने क्या किया? चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। चलिए अगर प्रश्न लेते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। इसमें बताना कौन सा करेक्ट है?
कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन सही है परंतु कारण गलत है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद, मंसूर, दशवंत या फिर अबुल हसन? तो यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह, फैज़ी, बदायूनी या फिर ताजुल माली? तो यह किसने किया था? ये किया था ताजुल माली ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे वो कौन था? राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल या फिर राजा सावंत सिंह? तो ये कौन था? ये था राजा सावंत सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीकट, भरूच, कैबरे या फिर सूरत? तो यह कहाँ था? यह था सूरत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल मक्का कहा जाता था क्योंकि इसी बंदरगाह से यात्री मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। ये आपको ध्यान रखना है क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसी रास्ते से जो यात्री थे ये मक्का के लिए जाते थे। तो चलिए 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपने कितना सही किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो, कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करिए, हम उसका सलूशन ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।